हर रोज की तरह आज भी यहाँ पर पहरा है। सुबह का वक्त है लेकिन अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। आपको बताते चले कि अंदर भी भारी तादाद में पुलिस बल की यहाँ पर मौजूदगी है। पीछे की तस्वीरें सत्या हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे। आप देख पा रहे हैं किस तरह से भारी पुलिस बल यहाँ पर खड़ा हुआ है और इस रास्ते से होते हुए ही अंदर गांव की तरफ जाना है। लेकिन जहां चप्पे चप्पे पर जहां देखो वहां पुलिस बल की तैनाती है। महिला पुलिस कर्मियों को भी यहाँ पर तैनात किया गया है और जितने भी लोग अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं उन सभी लोगों को रोक दिया गया है। यहाँ दूसरी तरफ हम आपको दिखाना चाहेंगे मीडिया का भारी जमावड़ा भी आपको दिखाई दे रहा है। और आपकी जानकारी के लिए ये भी बताते चले कि दरअसल 12 गांवों के जो ऊंची जातियों के लोग हैं उन्होंने गुपचुप तरीके से कल बड़ी पंचायत बुलाई थी और उस पंचायत में ये निर्णय लिया गया कि वो जो आरोपी हैं उनका पक्ष मजबूती से रखेंगे, वो उनके लिए लड़ेंगे और साथ ही गांव के भीतर किसी को भी घुसने नहीं देंगे। कुछ लोगों ने रात में आकर यहां पर जमकर हंगामा भी किया था। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सीधे राजधानी दिल्ली से, उसका हम रुख करेंगे। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष एक बार फिर से हाथरस के इस भूलगढ़ी गांव आने के लिए दोपहर बाद रुख कर सकते हैं। हालांकि राहुल गांधी ने परसों भी कोशिश की थी लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाए थे। दिल्ली से वो निकले जरूर थे लेकिन ग्रेटर नोएडा में ही उनको रोक दिया गया। उसके बाद वो पैदल निकल पड़े। पैदल रोके जाने पर भी फिर उनको हिरासत में लिया गया, गेस्ट हाउस में रखा गया और बाद में फिर उनसे अंडरटेकिंग लिखवाकर उनको कहा गया कि आप वापस दिल्ली जाइए। एक बार फिर से दरअसल इस पूरे मामले में राजनीति भी हावी है और कांग्रेस पार्टी को भी लगता है जो 3 दशक से यानी कि बीते 30 सालों से उत्तर प्रदेश की सत्ता से गायब है, इसी बहाने कम से कम अपनी मजबूत पकड़ वो लोगों के बीच बना सके। इसीलिए बार बार चाहे वो राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी वाड्रा हो, वो इस मुद्दे पर न सिर्फ ट्वीट कर रहे हैं बल्कि बार बार आने की कोशिश भी कर रहे हैं। मौसमी सिंह इस वक्त मेरी सहयोगी जुड़ चुकी है ज्यादा जानकारी के साथ। मौसमी, तो एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष करेंगे कोशिश राहुल गांधी हाथरस के इस गांव में आने की, क्या और जानकारी मिल रही है मौसमी? चित्रा, देखिए लगातार जैसे हम लोग दिखा भी रहे हैं, 2 दिन पहले भी राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी और तमाम नेताओं के साथ कोशिश की थी। पर आप देखिए जो तरीका है, क्योंकि पहले ही कांग्रेस की तरफ से एक रिलीज आ गई है कि इस बारी राहुल गांधी सारे एमपीज के साथ, सांसदों के साथ, कांग्रेस के सांसदों के साथ हाथरस जाएंगे। तो कहीं भी कांग्रेस ऐसा नहीं है कि पीछे के दरवाजे से किसी भी तरह से घुसने की कोशिश में है। उसको लगता है कि इस मसले पर वो कहीं ना कहीं योगी सरकार को घेर सकती है और यही वजह है कि जाने से पहले राहुल गांधी का ये ऐलान करना, यानी कि सीधे तौर पे योगी सरकार को चुनौती देना है कि रोक सको तो रोक लो। और आपको बता दें इसमें दर्शकों को कि सुप्रीम कोर्ट भी जाने का मन कांग्रेस पार्टी ने बना लिया है कि 24 घंटे का अल्टीमेटम है। अगर परिवार को पाबंदी और कैद से रिहा नहीं किया गया जिस तरह से योगी सरकार ने उनको रखा हुआ है, तो फिर वो लोग कल सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे। चित्रा, शुक्रिया मौसमी इस पूरी जानकारी के लिए। मौसमी सिंह बता रही हैं राहुल गांधी अपने सांसदों के साथ रुख करने वाले हैं आज दोपहर में हाथरस के इसी भूलगढ़ी गांव का। लेकिन यहां पर तो चारों तरफ पहरेदारी है, पुलिस का पहरा है, अंदर जाने पर बैन है। मीडिया को भी और नेताओं को तो बहुत दूर पर ही रोक दिया जा रहा है। ऐसे में राहुल गांधी को लेकर आज रुख क्या रहता है यूपी सरकार का, आज कहां पर रोका जाता है या फिर आने दिया जाएगा, इस पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। लेकिन आपको बताते चले आज तक पर प्रमुखता से इस खबर को दिखाए जाने के बाद एसपी समेत 5 पुलिसकर्मियों को तो सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि बाकियों का नंबर कब आएगा, क्योंकि इस पूरे मामले में डीएम, एसडीएम, बड़े बड़े अधिकारी अभी भी सवालों के घेरे में हैं, जिनके खिलाफ उत्तर प्रदेश की सरकार ने नहीं की है अब तक कोई भी कार्रवाई। उनका नंबर कब आएगा, हाथरस के लोग यही सवाल पूछ रहे हैं। एसपी विक्रांत वीर सस्पेंड, सीओ राम शबद सस्पेंड, इंस्पेक्टर दिनेश कुमार वर्मा सस्पेंड, सब इंस्पेक्टर जगवीर सिंह सस्पेंड, हेड कांस्टेबल महेश पाल सस्पेंड। हाथरस कांड में ये योगी सरकार का एक्शन है। हाथरस पुलिस की लापरवाही और हठधर्मिता की चौतरफा निंदा के बाद एसपी और सीओ समेत 5 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है। यूपी सरकार की तरफ से जारी प्रेस नोट के मुताबिक एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर ये एक्शन लिया गया है। एसपी विक्रांत वीर को लापरवाही और सुस्त जांच के लिए निलंबित किया गया है। विनीत जायसवाल को विक्रांत वीर की जगह नया एसपी बनाया गया है। विनीत जायसवाल इससे पहले शामली के एसपी थे।
हाथरस में युवती से गैंग रेप और दरिंदगी के केस में पुलिस की भूमिका शुरू से ही सवालों के घेरे में रही है। पुलिस लगातार गैंग रेप के आरोपों को नकारती रही है। सुनिए सस्पेंड किए गए एसपी विक्रांत वीर क्या कह रहे थे। मेडिकल रिपोर्ट जो अलीगढ़ से मिली है उसमें चोटों के बारे में बताया है, लेकिन जो सेक्सुअल इंटरकोर्स, फोर्स सेक्सुअल इंटरकोर्स जो कहते हैं, इसकी उन्होंने पुष्टि नहीं की है। इसकी पुष्टि के लिए वो एफएसएल की जो रिपोर्ट होती है, फॉरेंसिक रिपोर्ट होती है, उसका वो वेट कर रहे हैं। एसपी विक्रांत वीर तो सस्पेंड हो गए, लेकिन 3 अधिकारी एक्शन से साफ बच गए। ये अफसर है जिला अधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार, एसडीएम प्रेम प्रकाश मीणा और एडीएम जेपी सिंह। डीएम प्रवीण कुमार लक्षकार का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो पीड़िता के पिता को धमकी देते नजर आ रहे थे। आप अपनी विश्वसनीयता खत्म मत करिए। तो मीडिया वाले मैं आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, 2-4 बजेंगे कल शाम को, और हम ही आपके साथ खड़े हैं। यही नहीं, जिस तरह पीड़िता के शव को आनन फानन में जलाया गया, उसमें भी डीएम की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। फिर भी डीएम पर एक्शन न होना सवालों में है। आप मुझे बता दीजिए क्या जल रहा आप इस बारे में डीएम साहब से पूछना आई है। डीएम साहब से आपकी बात हुई है? डीएम साहब से बात हुई है आपकी? 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 सर ये क्या जल रहा है? डीएम साहब से बात हुई है आपकी? कितनी डीएम साहब से बात हुई है आपकी? नहीं, बात नहीं सही है। सब लोग जो ड्यूटी है मैडम वही बोलूंगा मैं। मेरी भी ड्यूटी है। इसी तरह एडीएम जेपी सिंह का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें निर्भया केस की वकील सीमा कुशवाहा से नोकझोंक कर रहे हैं। तुम्हारे जैसे लोगों के कारण रेप होते हैं। तुम्हारे जैसे लोग ये क्या? जबकि एसडीएम प्रेम प्रकाश मीणा पर मीडिया को धमकाने का आरोप है। आज तक संवाददाता चित्रा त्रिपाठी खुद इसका शिकार हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री भी इन अधिकारियों का चेहरा देखें और बाकी लोग भी इन अधिकारियों का चेहरा देखें। सर आपसे बहुत रिस्पेक्ट के साथ, आपने मेरे साथ खूब बदतमीजी कर ली, क्योंकि मेरे पास कैमरा ऑन नहीं था। एक अकेली लड़की को पाकर आपने सब कुछ किया। आपने यहाँ पर अपने तमाम पुलिस वालों को इकट्ठा करके मैंने गलत खबर दिखाई, मैंने पुलिस का पक्ष नहीं दिखाया, मैंने जो कुछ भी झूठ बोला है सर यहाँ पर खड़े होकर, मैंने आपकी बात नहीं मानी, मैंने पुलिस वालों को धक्का देकर के अंदर जाने की कोशिश की, मैंने क्या किया आप बताइए, आप बोलिए। पूरा देश सुन रहा है, अधिकारी भी तो सुन रहे हैं ना। आप जैसे तमाम अधिकारी होंगे, कम से कम बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं देश में जो झूठ नहीं बोलते हैं। आप बताइए मैंने क्या झूठ। मीणा पर टीएमसी सांसद प्रतिभा मंडल से भी धक्का मुक्की करने का आरोप है। मंडल ने मीणा के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई है। आखिरकार ऐसे धमकीबाज अफसर पर कब कार्रवाई होगी? बहरहाल हाथरस केस में योगी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। गैंग रेप को लेकर अलग अलग बयानों को देखते हुए वादी और प्रतिवादी दोनों पक्षों के लोगों का नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जाएगा। ये टेस्ट थाने के पुलिस कर्मियों और पीड़ित परिवार के सदस्यों का होगा। इसकी सिफारिश एसआईटी ने की थी। हाथरस पुलिसिया किले में तब्दील है। योगी सरकार बैकफुट पर है। 5 पुलिस वालों पर एक्शन लेकर चेहरा बचाने की कोशिश हुई है, लेकिन इंसाफ की ये जंग तब तक खत्म नहीं होगी जब तक पीड़ित परिवार को इंसाफ नहीं मिल जाता। लखनऊ से कुमार अभिषेक और अभिषेक आनंद के साथ चित्रा त्रिपाठी, तनुश्री पांडे, हाथरस आज तक। और इसीलिए ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहकर आज तक लगातार ये सवाल पूछता रहेगा, आखिर हाथरस के सच पर पर्दा कब तक, आखिर पुलिस वालों की ये गुंडागर्दी कब तक, आखिर एसडीएम और डीएम का सस्पेंशन कब तक। एसडीएम तो गुंडागर्दी करता है, सरेआम मीडिया कर्मियों को धमकी देता है और उसके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई उस अधिकारी मीणा के खिलाफ नहीं किया जाना सरकार की ओर से, ये भी सवालों के घेरे में है। सीधे रुक कर लेते हैं लखनऊ का, चूंकि सरकार की नजर है पूरे मामले में। भद्द जिस तरह से अधिकारियों ने पिटवाई है उसको लेकर अब ताबड़तोड़ एक्शन भी हो रहा है। बीती रात 5 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया। आगे बाकियों का नंबर है। शिवेंद्र श्रीवास्तव इस वक्त हमारे संवाददाता सीधे जुड़ चुके हैं लखनऊ से। शिवेंद्र, अब योगी सरकार के इस पूरे घटनाक्रम पर कैसी नजर है, क्योंकि आज भी खबर है राहुल गांधी निकलेंगे हाथरस के लिए। वहीं बीती रात 5 पुलिसकर्मियों का तो सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन बड़े बड़े जो अधिकारी हैं वो कब नपेंगे, ये बड़ा सवाल है। शिवेंद्र, देखिए चित्रा, ये बड़ी चुनौती है योगी सरकार के लिए कि जिस तरह से अधिकारियों ने भग पिटाई है और जिस तरह से उन्होंने गलत तरीके से क्रिमेशन किया, पुलिस ने हाथापाई की, लोगों को रोका, पॉलिटिकल प्रेशर बना, इन सब चीजों को मिला करके सारा कुछ सरकार के ऊपर जिम्मा आता है।
और सरकार का कहना यह है कि वो किसी न किसी तरीके से इस पूरे मामले में ऐसा मैसेज देंगे, इतनी सख्त कार्रवाई की जाएगी कि लोग याद रखेंगे। लेकिन अभी तक ऐसी कोई कार्रवाई दिखती नहीं है। डिप्टी एसपी और तमाम पुलिस वाले जो सस्पेंड किए गए हैं वो छोटी कड़ी हैं। इस पूरे मामले में बड़े किसी अधिकारी के आदेश के बगैर कानून के विरुद्ध रात के अंधेरे में इस तरह से क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, ये सारे लोग जानते हैं। और ऐसी क्या स्थिति थी जिसके चलते इस तरह की हरकत की गई कि परिवार वालों को भी मिलने नहीं दिया गया। इसीलिए सरकार के सामने चुनौती है कि लोगों को ये चीज समझा पाए, कम्युनिकेट कर पाए। हालांकि जो डैमेज होना था वो हो गया, इसीलिए बीजेपी के तमाम नेता भी सरकार को कह रहे हैं कि उनकी तरफ से कमी हो गई। उमा भारती हो चाहे साध्वी हो, सब दोनों लोग ये बात साफ तौर पर कह चुके हैं। इसीलिए एसआईटी बनाई गई। 2 दिन की जांच के बाद ये एक्शन हुआ। लेकिन हम आपको बता दें कि हमारे सूत्र बताते हैं कि इस पूरे मामले में जो नार्को टेस्ट करने का आदेश दिया गया है उसके पीछे की मंशा बहुत अलग है, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक कुछ न कुछ इसमें ऐसा है जो कि सरकार दूसरे तरीके से अब पेश करना चाहती है। और आप देखिएगा आने वाले वक्त में कुछ न कुछ ऐसा सामने निकल के जरूर आएगा जिससे इस केस का रुख पलटेगा, क्योंकि हमारे सूत्रों के मुताबिक तमाम ऐसी चीजें सरकार खामियां दिखाना चाहती है जिससे इस केस में कुछ और ऐसी बातें आएंगी जिससे पीड़ित परिवार है उसी के ऊपर सवाल उठ जाएं। आप वक्त लगेगा इस चीज को सामने आने में, लेकिन ये जरूर होगा। और यही सरकार की मंशा है और यही प्रशासन है जिसकी इस तरह की हरकतों की वजह से ही तमाम बदनामी होती है। और हर बार पता चलता है कि बड़ी घटना के बाद जांच, एसआईटी, तमाम सख्त एक्शन लेने की बात होती है, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकलता। और पूरे मामले में अधिकारियों की लापरवाही भरे रवैये की वजह से किरकिरी और भद्द पिटवा चुकी है सरकार। अभी देखिए आगे ये अधिकारी, ये जो अक्षम अधिकारी हैं, ये जो ढंग से अपना काम नहीं करते, दूसरों को रोकते हैं, ये मीडिया को अंदर नहीं जाने देते, मीडिया से बदसलूकी करते हैं, अपना खुद का काम तो ये तरीके से कर नहीं पाते, दूसरों को काम सिखाते हैं। जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो कब न पाएंगे, ये भी बड़ा सवाल। लेकिन सीधे रुक कर लेते हैं अभिषेक आनंद इस वक्त हाथरस से हमारे साथ मौजूद हैं। अब अभिषेक, चूंकि योगी के लिए एक बड़ी चुनौती सरकार के सामने अब ये भी आने वाली है, क्योंकि 12 गांवों की अपर जातियों यानी कि अपर कास्ट यानी कि सवर्ण जातियों ने मिलकर एक साथ बड़ी पंचायत बुलाई और उसमें तो ये तय किया गया कि आरोपियों का पक्ष मजबूती से रखा जाएगा, गांव के भीतर किसी को घुसने नहीं दिया जाएगा। और काफी ज्यादा आक्रामक तरीके से वो लोग भी आगे बढ़ रहे हैं। बीती रात यहाँ पर भी जमकर हंगामा किया था, हम सब ने देखा था। तो ये एक और मुसीबत लेकर सामने आ रहा है। ये जिस तरह की पंचायत, उसमें गुपचुप फैसला और आगे जिस तरह का एक्शन ये लोग करना चाहते हैं। जी बिल्कुल चित्रा, करीब 300 से 400 के करीब लोग थे। बुलगड़ी गांव से कुछ ही दूर पे भगाना विलेज है, वहां पर ये लोग इकट्ठा हुए थे। कल शाम को जब मैं इनके पास पहुंचा तो काफी आक्रामक थे, काफी मान मनोबल के बाद ये बात करने को तैयार हुए थे। इनका इरादा ये था कि मीडिया को अंदर नहीं आने देंगे, किसी से बात नहीं करेंगे। लेकिन बात की हमने, बात करने के बाद जिस तरह की चीजें इन लोगों ने बताई, वो एक पूरा संगठन बना करके धरने पर बैठने की प्लानिंग कर रहे हैं। एक संगठित तौर पे अक्यूज्ड फैमिली को सपोर्ट देने के लिए सीधे सीधे कह रहे हैं कि उनको फंसाया गया है। उनके पास सबूत है कि उनको फंसाया गया है, कोई आरोपी वहां पर नहीं था तो कोई आरोपी यहां पर नहीं था। एक पूरा संगठित रूप से ये धरना देने की प्लानिंग कर रहे हैं, ये साफ साफ उन लोगों ने बता दिया है। प्रशासन जब ये मीटिंग हो रही थी उस वक्त नहीं रोक पाया, अब जब धरना देंगे और जब इसको लेकर के आगे बढ़ेंगे, जब उन्होंने साफ कहा है कि वो सीबीआई इंक्वायरी चाहते हैं, नार्को टेस्ट चाहते हैं, तमाम चीजें उन लोगों ने कही है, अब देखना है कि प्रशासन इस तरह के जो संगठित तरीके से इस केस को हैम्पर करने के इरादे से जो लोग आगे बढ़ रहे हैं उनको कैसे रोके। चित्रा, यही तो अपने आप में बड़ा सवाल है, उनको कैसे रोकेगा, क्योंकि भारी तादाद में अगर इस तरह के पंचायत में निर्णय लिए जाएंगे तो यकीनन अब सरकार के सामने और यहाँ की पुलिस के सामने चुनौतियां बढ़ेंगी, क्योंकि वर्ग संघर्ष, जातीय संघर्ष की स्थिति यहाँ पर पैदा नहीं हो जाए। और अगर ऐसा होता है तो ये अपने आप में यकीनन बहुत ज्यादा भयावह स्थिति हो सकती है। उससे बचने के लिए सरकार क्या करेगी, ये महत्वपूर्ण है देखना। शिवेंद्र के पास एक बार फिर से लखनऊ लिए चलते हैं। अब शिवेंद्र, अब अगला सवाल आपसे सीधा मेरा ये है, देखिए लगातार इस पूरे मामले में एसआईटी का गठन किए जाने के बाद आज तीसरे दिन भी उसकी जांच पड़ताल पूरे मामले पर जारी है, लेकिन मीडिया को जिस तरह से बाहर ही रोक दिया गया है, हम सब ये जानते हैं कि जहां पर जांच हो रही होती है वहां पर अंदर जाना या जबरदस्ती घुसना ठीक नहीं है। लेकिन ये तो आपकी जिम्मेदारी है कि जांच अगर आप कर रहे हैं तो उसमें पारदर्शिता रहे। ये आपकी जिम्मेदारी है कि निष्पक्षता सामने आए। ये आपकी जिम्मेदारी है कि देश को ये भरोसा हो कि जो जांच की प्रक्रिया जारी है उसमें किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं है। लेकिन बंद कमरे में अगर इस तरह से एसआईटी पूरे मामले की तफ्तीश करेगी तो सवाल तो उठेंगे ही। शिवेंद्र, देखिए चित्रा,
खास बात यह है कि इस मामले में अब पीड़ित परिवार की चिंता किसी को नहीं है, न सरकार को है न विपक्ष को है। उन सब का मकसद सिर्फ सियासत रह गया है। कांग्रेस पार्टी इसमें दलित वोट देख रही है, बीजेपी सरकार अपनी किरकिरी बचाने के लिए, अपना वोट बैंक होने के लिए तमाम कोशिश कर रही है। एसआईटी जो बनाई गई उसकी मंशा भी ये है कि इस पूरे मामले को मोड़ कुछ दिया है, क्योंकि जिस तरह से नार्को टेस्ट पीड़ित परिवार का कराने की बात है, यानी इनको पीड़ित परिवार पर भी शक है। यानी जो एडीजी शुरुआत में कह रहे थे कि जो स्टेटमेंट दिया गया था 14 सितंबर को और 22 सितंबर को, उसके बीच में अंतर है। यानी कि वो ये कहीं ना कहीं ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि इतना मामला जो तूल दिया गया विपक्षी पार्टियों की साजिश है या राजनीति की जा रही, वो सारी चीजें। इसीलिए मीडिया को दूर रखा गया ताकि वो सच्चाई सामने न ला सकें। इसीलिए विपक्षी पार्टियों को दूर किया जाए ताकि वो राजनीति करके अपनी तरफ मिलाने की कोशिश न कर लें। तो कुल मिलाकर के जो अधिकारियों ने हरकत की है उसमें सरकार को एकदम न सिर्फ बैकफुट पे ला दिया है, बल्कि आगे के लिए बहुत सारा डैमेज किया है। इस डैमेज को कंट्रोल करने में सरकार अब कितना कामयाब रहती है ये कहना अभी मुश्किल है, लेकिन जिस तरह की स्थिति बन रही है उससे एक बात पता चलती है कि पीड़ित परिवार एकदम दरकिनार हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ सियासत हो रही है, जिसके पीछे बीजेपी भी सियासत कर रही है, कांग्रेस भी और सपा। सारे लोग चाहते बस ये हैं कि किसी तरीके से अपने आप को सिर्फ हमदर्द दिखा करके अपनी तरफ वोट बैंक खींच रखें। इसीलिए अगर 2 दिन पहले राहुल गांधी गए थे, अगर सरकार चाहती तो 5 लोगों के डेलीगेशन को मिलने दे देती, सब कुछ शांति से निपट जाता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अगर राहुल गांधी का इच्छा यही थी कि वो परिवार से मिल करके उनको ढांढस बनाए, उनको मदद कराएं, तो कानूनी पहलू से जा सकते थे। उसके लिए इतना लाव लश्कर ले जाने की जरूरत नहीं था, लेकिन ये सब नहीं हो रहा है। उसके बजाय ये हो रहा है कि किसी तरीके से ये साबित किया जाए कि इसमें दूसरा पक्ष साजिश कर रहा है, राजनीति कर रहा है और हम सिर्फ फेयर ट्रायल कर रहे हैं, और इन सब से दूर रखने के लिए मीडिया को अलग रखा जा रहा है। तो कुल मिलाकर के इस पूरे केस में बहुत सारी ऐसे एंगल्स हैं जो साफ तौर पर बताते हैं कि राजनीति जब किसी मामले पर हावी हो जाती है, जब मंशा साफ और यही अपने आप में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हो जाता है शिवेंद्र, जब बेटियों के मुद्दे पर सियासत एंट्री मार लेती है और उस पर आरोप प्रत्यारोप का दौर और अपने वोट बैंक का जुगाड़ करने का संघर्ष देखने लगता है, तो जो असल मुद्दा है दरअसल वो बहुत पीछे नजर आता है। और यही सवाल है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, कोई भी पार्टियां हो। बहन मायावती भी लगातार ट्वीट करके निशाना साध रही हैं, और अब की बार तो उन्होंने आज जो ट्वीट किया है उसमें उन्होंने राष्ट्रपति के दलित होने की दुहाई तक देकर उनसे तमाम डिमांड कर डाली है। तो ये इस देश की स्थिति बनी हुई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि परिवार वाले जो इंसाफ चाहते हैं वो इंसाफ कब और कैसे मिलेगा, और पारदर्शिता का अभाव इस पूरे मामले में जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसमें आखिर क्यों रखा गया है। आखिर क्यों इतने तामझाम किए गए हैं, आखिर क्यों सुरक्षा के इस तरह के इंतजाम किए गए हैं कि परिंदा भी पर नहीं मार सके, आखिर क्यों बंद आंगन में पीड़ितों से बातचीत की जा रही है और उनको एक बार भी मीडिया के सामने आने नहीं दिया जा रहा है। आखिर वो कौन सा सच है जिसको छिपाने की जा रही है कोशिश। देखिए ये योगी सरकार के अफसर रात के अंधेरे में बेशर्मी से एक रेप पीड़िता का चुपके से अंतिम संस्कार कर दिया गया और दिन में सवाल पूछने पर झुंझला गए, बदतमीजी पर उतर आए। एडीएम जेपी सिंह की भाषा सुनिए। तुम्हारे जैसे लोगों के कारण रेप होते, तुम्हारे जैसे लोग इस अफसर को गैंगरेप की शिकार हुई बिटिया पर सवाल पूछना अखरने लगा, लेकिन हद तो ये हो गई कि जांच के नाम पर पुलिस ने गांव को घेर लिया। कई थानों की पुलिस मौके पर तैनात हो गई। सैकड़ों पीएससी के जवान गांव में मोर्चा संभाल कर खड़े हो गए। ये पूरे पुलिस वाले मुझे घेर कर इस गांव में खड़े हुए थे और लगातार धमकी दे रहे थे। आज तक के रिपोर्टर चित्रा त्रिपाठी लगातार पीड़िता के गांव से जुल्म की कहानी को रिपोर्ट कर रही, सच बाहर ला रही, लेकिन प्रशासन रास्ते में बैरिकेड लगाए खड़ा हो गया। आज गांव में चित्रा की एंट्री रोकने के लिए खुद एसडीएम साहब मौजूद थे। देखिए ये सामने वाले चेहरे को। एसडीएम सिर्फ एंट्री ही नहीं रोक रहे थे, बल्कि बदतमीजी कर रहे थे। जब तक हमारा कैमरा बंद था, एसडीएम साहब का मुंह खुला हुआ था। वो धौंस दिखा रहे थे, धमका रहे थे। अपने अफसर का ये अंदाज देखकर साथ खड़े पुलिस वाले भी बदतमीजी पर उतर आए, लेकिन जैसे ही कैमरा ऑन हुआ, एसडीएम साहब को सांप सूंघ गया। जरा गौर से देखिए ये सामने वाले चेहरे को।
इन्होंने आकर झूठ की इतनी कहानी यहाँ पर गढ़ी है कि मैं क्या बताऊं। और जरा आसपास के पूरे फौज को दिखाइए, ये पूरे पुलिस वाले मुझे घेर कर इस गांव में खड़े हुए थे और लगातार धमकी दे रहे थे, मेरे साथ बदसलूकी कर रहे थे। अब मैं सीधे एसडीएम साहब, चूंकि अपना न चेहरा हटाया इन्होंने और न ही अपना नाम ही बताया, लेकिन मेरे साथ जितनी बदतमीजी हो सकती थी ये सब इन्होंने की है ऑफ कैमरा। और जब मैंने वीडियो से रिकॉर्ड करने की कोशिश की तो इस अधिकारी ने मुझे धमकी दी है। अब बताइए साहब, कैमरे पे बताइए, पूरा देश भी सुने कि क्या मैं गलत खबर चला रही हूं? बोलिए आप कि मैं गलत खबर चला रही हूं। आप बोलिए कि मैं गलत, आप सिर्फ मुझे धमकी नहीं दे सकते ना, आप पूरे देश को बताइए कि मैं गलत खबर चला रही हूं। आप मुझे अकेले में तो यहां पर धमकी दे रहे थे, आपके तमाम पुलिस वालों ने मुझे घेर कर रखा हुआ था। अब आप बोलिए, पूरे देश को बताइए ना कि मैं गलत खबर चला रही हूं। यहां से आप लोग कहते हैं ना कि आपका पक्ष नहीं लिया जाता, समय आपको मौका दे रही हूं, बोलिए। अब मुख्यमंत्री भी सुन रहे होंगे, देश के प्रधानमंत्री तक भी आपकी आवाज पहुंचेगी, बताइए मैं गलत खबर चला रही हूं। एसडीएम प्रेम प्रकाश मीणा का मौन वाला ये ड्रामा काफी देर तक चलता रहा। हमारे सवालों का कोई जवाब नहीं दे पा रहे थे, लेकिन जब कुछ नहीं सूझा तो थोड़ी देर बाद हाथ झाड़ कर निकल लिए। सर अपना नाम तो बताते जाइए आप, सर अपना नाम तो बताते जाइए। अपना चले गए। पूरे गांव में नाकेबंदी थी, न कोई अंदर जा सकता था, न कोई बाहर निकल सकता था। मीडिया को पीड़ित परिवार तक पहुंचने से रोका गया, लेकिन कहते हैं ना, सच को जितना दबाया जाएगा वो उतना ही विस्फोटक तरीके से बाहर आएगा। हाथरस में भी यही हो रहा है। पीड़िता का भाई पुलिस से नजरें बचाते बचाते खेतों के रास्ते मीडिया तक पहुंचाया और फिर उसने जो खुलासे किए वो चौंकाने वाले थे। पीड़िता के भाई ने पुलिस की बर्बरता की पूरी कहानी मीडिया के सामने बताई। उसने कहा, परिवार को पुलिस ने घर में कैद कर दिया है, लड़की के घर वालों के फोन छीन लिए गए, पीड़िता के परिवार से मारपीट के आरोप लगे, परिवार को डराया धमकाया जा रहा है। वो हमको किसी को लेकर नहीं दे रही बाहर। फोन भी ले लिया आप लोगों से? फोन भी ले लिया। जी बोला था कि उनको बुला लाओ और हम उनसे बात करना चाहते हैं। आप यहाँ कैसे पहुँचे हो, कैसे आने दिया? खेतों में के आए हैं, छुपके नहीं चिल्ला रहे हैं, किस पे चिल्ला रहे हैं? अभी तो वो बात कर ही रहा था, इसी बीच पुलिस वालों की नजर उस पर पड़ गई और वो वहाँ से खेत के रास्ते भाग निकला। हाथरस के डीएम परिवार को धमका रहे हैं, वीडियो वायरल हुआ है। हाथरस के अफसर मीडिया को धमका रहे हैं। सवाल उठता है कि ऐसा कौन सा रहस्य है जिसे छिपाने के लिए इतनी जोर आजमाइश चल रही है? पीड़िता के परिवार पर इतने पहरे क्यों? मीडिया को रिपोर्टिंग से क्यों रोका जा रहा है? क्या पीड़िता के परिवार की आवाज दबाई जा रही है? क्या पुलिस सच बाहर आने से रोक रही है? जिस तरीके से गांव की हर एंट्री पर भारी पुलिस बल खड़ा है, उससे तो यही लगता है कि सच से अफसर घबरा गए हैं। 2 दिन पहले रात के अंधेरे में परिवार की मर्जी के खिलाफ पीड़िता की अर्थी को तेल छिड़क कर फूंक दिया गया। जरा सोचिए, जिस परिवार ने अपनी बेटी को इतने दर्दनाक तरीके से खोया हो, उसे आखिरी बार उसका चेहरा देखने का मौका नहीं मिलना चाहिए था। सवाल ये भी है कि तमाम प्रशासनिक अफसरों को ये सब करने की शक्ति कहां से मिल रही है? अफसरों को मनमानी करने का लाइसेंस कहां से मिल रहा है? चित्रा त्रिपाठी के साथ अभिषेक आनंद, हाथरस, आज तक। अफसरों की ये गुंडागर्दी कब तक चलेगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। वैसे बताते चले, आज तीसरा दिन है एसआईटी की टीम की पूछताछ शुरू हो चुकी है। मीडिया बैन है, विपक्षी पार्टियां बैन है, हर कोई बैन है, अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ एक अजीब तरह की स्थिति इस वक्त पूरे गांव में सन्नाटा सा पसरा हुआ है। लोग डरे हुए हैं क्योंकि भारी तादाद में वहां पर पुलिस बलों की मौजूदगी है। लेकिन इन सबके बीच भीम आर्मी के कुछ सदस्यों ने परिवार के लोगों से बातचीत की है। कल दूसरे दिन जब पूछताछ एसआईटी की टीम ने की, उसके बाद क्या परिवार संतुष्ट है, किस तरह के आरोप वो लगातार लगा रहा है, यहाँ की पुलिस और प्रशासन पे क्या चाहता है परिवार, भीम आर्मी के सदस्यों से उनकी बातचीत को बताती हुई अब ये रिपोर्ट देखिए। पूरी तरह से प्रेशर बना रहे हैं ये लोग के डीएम साहब, एडीएम साहब और एसपी साहब भी पूरा तरह से हमारे घर पे 24 घंटे एकदम जैसे ताक रहे, जैसे हम लोग ही अपराधी हैं, इस तरह से हम लोग को ड्यू कर रहे हैं। सच में वो ताकत होती है जो लाख पर्दों के पीछे भी नहीं छुपती। भले कोई लाख पहरे बिठाए, लेकिन सच बाहर आ ही जाता है। हाथरस के इस गांव में हर तरफ पुलिस का पहरा है।
एक परिवार जो अपनी बेटी को खोने के बाद इंसाफ की आस में बैठा है, उसकी आवाज को बाहर आने नहीं दिया जा रहा। पीड़िता के परिवार को पुलिस ने घर में ही कैद कर दिया है। पीड़िता के घर न किसी को आने की इजाजत है और न ही वहां तक किसी को जाने की। अगर कोई पुलिस के पहरे को पार कर पीड़िता के घर जाने की कोशिश करता है तो उसके साथ क्या सुलूक होता है वो तस्वीरें बयां करने के लिए काफी है। लेकिन इस पहरेदारी के बीच एक ऐसा सच सामने आया है जो पीड़िता के परिवार के साथ हो रहे जुल्म और ज्यादती को सबके सामने लाता है। अधिकारी आए, प्रेशर बना के हमें चंपा की बोले के कागज चलो योगी से बात कराएंगे, पर हमें वहाँ न ले जाके सीधे कागज PWD में लेके पहुँचे। वहाँ मतलब पूरा प्रेशर बना के और कागज हमसे वो उसमें साइन करा लिए। ये लोग मिले हुए कल ADM साहब जो हमारे अपराधी उनके माँ बापों से मिल रहे हैं, उनसे वो कर रहे हैं कि हम आप चिंता न करें, हम तुम्हारे पूरी तरह साथ हैं, पूरी मदद करेंगे। जो हमारे विपक्ष पार्टी है, जो लड़के अपराधी उनके माँ बापों से बात कर रहे हैं जाके ये लोग, हम तुम्हारे साथ हैं, हर चीज़ की कोई चिंता नहीं, हम पूरा उन पर दबाव बना रहे हैं। और हाँ कोई अधिकारी भी कहा तो वहाँ से बात करिए कि बॉडी सुरक्षित है या नहीं है। जहाँ पोस्टमार्टम हुआ है हमें नहीं मालूम है कि कहा तो बॉडी वही थी। पीड़िता के घर वालों से बातचीत का ये वीडियो भीम आर्मी ने जारी किया है। इस वीडियो में पीड़िता परिवार के साथ पुलिस और प्रशासन की तरफ से हो रही नाइंसाफी की पूरी हकीकत कैद है। ये वीडियो दिखाता है कि कैसे उस परिवार को दबाने की कोशिश हो रही है जिसने अपनी बेटी को खो दिया है। पूरी तरह से प्रेशर बना रहे हैं ये लोग के DM साहब, ADM साहब, जो SP साहब भी पूरा तरह से हमारे घर पे 24 घंटे एकदम जैसे ताक रहे, जैसे हम लोग ही अपराधी हैं, इसी तरह से हम लोग को ड्यू कर रहे हैं। और हमने अपने बहन की डेड बॉडी के लिए बोला तो बोले अगर ये बताइए अगर उसको कोरोना से मर जाती तो आपको कुछ मिलता, ऐसे मुआवजा मिलता, ऐसे हमसे ये ऐसे। जरा इस परिवार की हालत को कुछ पल के लिए महसूस कीजिए। सोचिए उस परिवार की क्या हालत होगी जिसकी बेटी आखिरी वक्त में भी उन्हें नसीब नहीं हुई। अब जब ये परिवार अपनी बेटी के लिए हुक्मरानों से इंसाफ मांग रहा है तो उसकी आवाज पर भी पहरा बिठाया जा रहा है। अब आए थे ना तो हम लोगों ने उनसे बोला आप लोगों ने बॉडी क्यों नहीं दिखाई। हम लोग मतलब इतना परेशान हो रहे थे तो बोल रहे थे उनका जैसे वो बोलते नहीं है सही से, पूरा छींक के बोलते हैं, मतलब कि डांट देते हैं, चुप कर देते हैं कि आप चुप रहिए, उनसे बात कर रहे हैं। वो सिर्फ जो पिताजी है ना उनसे ही बात करते हैं। क्या DM साहब 25 लाख में अपनी लड़की की बॉडी बेच देंगे? आप बताइए। DM बोलते हैं एक मकान में 25 लाख रुपया देंगे, इतना तुम्हारे लिए मुआवजे के लिए कम है। हम लोग ये सब कुछ छोड़ के जाएंगे। अगर जो DM साहब की अगर बेटी के साथ ऐसा हुआ होता क्या वो बर्दाश्त कर पाते? वो बोलते हैं कि ईंट लगने की वजह से उनकी गर्दन की हड्डी टूटी है, रीढ़ की हड्डी टूटी नहीं है, कोई चोट नहीं है, गले में चोट की वजह से वो लड़के मर गए। तो इतने दिन हॉस्पिटल में क्यों रखा उन्हें? बताइए, बिना किसी उसके रेप हुआ नहीं हो, कुछ नहीं हुआ, तो उसकी वजह क्या थी मौत की? भीम आर्मी के इस वीडियो में पीड़ित परिवार पुलिस और प्रशासन की मनमानी से पर्दा उठा रहा है। अब देखना ये होगा कि इस वीडियो के जरिए परिवार ने जो अपनी आवाज बुलंद करने की कोशिश की है उससे हुक्मरानों के कानों पर कितनी जूं रेंगती है। 25 लाख में अपनी लड़की की बॉडी बेच देंगे? आप बताइए। चित्रा त्रिपाठी, तनुश्री पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। पीछे की तस्वीरें यकीनन आज तीसरे दिन भी ऐसी हैं जिसको लेकर बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं। इतनी ज्यादा पहरेदारी करके वो कौन सा सच है जिसको छिपाने की कोशिश यहाँ के प्रशासन की ओर से की जा रही है। इतनी ज्यादा पुलिस बलों की मौजूदगी, ऐसा लग रहा है पूरा का पूरा हाथरस का पुलिस का अमला इसी गांव में लगा दिया गया है और बाकी शहर को छोड़ दिया गया है। आखिर इस तरह की स्थिति क्यों यहाँ पर बनाई गई है? पीछे की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आप देख पाएंगे कि भारी तादाद में यहाँ पर पुलिस बलों की मौजूदगी है और चारों तरफ बैरिकेड्स कर दिए गए हैं, अंदर किसी की एंट्री नहीं दी जा रही है। महिला
पुलिसकर्मी आपको दिखाई देंगे भारी तादाद में। यहाँ से जैसे जैसे इस सड़क से होते हुए अंदर गांव की ओर आप जाएंगे, हर जगह पुलिस इतनी भारी तादाद में तैनात की गई है, जिसको लेकर बहुत सारे सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं। वैसे आपको बताते चले, राहुल गांधी आज दोपहर के बाद यहाँ पर आ सकते हैं। एक बार फिर से राहुल गांधी कोशिश करेंगे। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष की ओर से ये कहा गया है अपने सांसदों के साथ वो निकलेंगे राजधानी दिल्ली से। हालांकि परसों भी आने की उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन उसमें प्रशासन ने कामयाब नहीं होने दिया था। कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप देखिए ये लोग यहाँ पर लगातार अंदर जाने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इंसाफ की बात कर रहे हैं, हाथरस की निर्भया की। और बड़ी खबर यह है, उत्तर प्रदेश की पूर्व सीएम मायावती ने भी आपको बता दें ट्वीट करके निशाना साधा है सरकार पर और साथ ही राष्ट्रपति के दलित होने की दुहाई देकर उनसे गुजारिश की है मामले की जांच की। तो पॉलिटिक्स भी पूरे मामले पर जमकर हो रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, जो न्याय की बात है, वो इंसाफ की बात है, उसको लेकर पार्टियां आखिर उतनी संवेदनशील और गंभीर दिखाई क्यों नहीं देती? क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का दौर इस पूरे मामले में कहीं ज्यादा हो रहा है, इंसाफ की बात कम हो रही है। दो सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। हमारे साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव लखनऊ से जुड़े हुए हैं। योगी सरकार की पैनी नजर है, हालांकि उनके अधिकारियों की ओर से जो किरकिरी कराई गई है पूरे मामले में, वो भी अपने आप में अभूतपूर्व है। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक आनंद भी हाथरस से जुड़े हुए हैं। अभिषेक, आपको लगातार ये जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर ऊंची जातियों की पंचायत बैठी थी और उसमें क्या क्या निर्णय लिए गए, इसके बारे में और भी जानेंगे। लेकिन सबसे पहले शिवेंद्र, आपका रुख करते हुए, आज चूंकि एसआईटी की टीम का तीसरा दिन है, आज भी वो पूछताछ कर रही है, अंदर जाने की इजाजत नहीं दीजिए। क्या पूरे 7 दिनों तक, जब तक ये पूछताछ जारी रहेगी, तब तक ऐसी ही स्थिति बनाकर यहाँ पर रखेगा प्रशासन? क्या जानकारी शिवेंद्र मिल रही है और क्या ऊपर से आदेशित है ये सब कुछ? देखिए, ऊपर के आदेश के बगैर यूपी में अदरवाइज भी कुछ नहीं होता और उसी का नतीजा है कि इतनी संवेदनशील मुद्दे पर भी पुलिस की कोशिश ये है कि किस तरह से उसको किले में बदल दें ताकि इस पे कोई विपक्षी पार्टियां और मीडिया न पहुंच पाए। रही बात एसआईटी जांच की, तो एसआईटी जांच के 2 दिन पूरे हुए हैं, तीसरा दिन आज शुरू हुआ है। 7 दिन में रिपोर्ट दी जानी है और जब तक ये रिपोर्ट नहीं जाएगी, जब तक ये जांच पूरी नहीं होगी, तब तक स्थिति कमोवेश यही बनी रहने वाली है। वहां पर किसी को जाने की इजाजत नहीं होगी। और इसमें जिस तरह के टेस्ट, नार्को टेस्ट करने की बात है, पूछताछ की बात है, उससे ये दिखाने की, ये जानने की कोशिश है कि क्या वाकई इस पूरे मसले में जिस तरह के आरोप पुलिस पर लग रहे हैं उसी तरह की बातें सच हैं या फिर इसमें कुछ और है। इसी के चलते पीड़ित परिवार का भी होना है, क्योंकि लगातार पुलिस के अधिकारी कह रहे हैं और हमारे जो सूत्र बता रहे हैं वो ये कि पीड़ित परिवार कहीं ना कहीं कुछ छुपा रहा है, ऐसा शक है पुलिस को। और इसीलिए पुलिस उनका भी नार्को टेस्ट करना चाहती है, जिससे कि पता चल सके जो बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं। क्या वो अधिकारी जिन्होंने क्रिमिनेशन किया वो लोग सच बोल रहे हैं, ये भी जानने की कोशिश होगी। और इन सब बातों के लिए ही ये पूरा नार्को टेस्ट और तमाम चीजें की जा रही हैं। और इसके अलावा भी इस पूरे मामले में जो उच्च स्तरीय अंदर जांच हो रही है, उसमें ये पता करने की कोशिश हो रही है कि कौन कौन अधिकारी ऐसे थे जो बिल्कुल लापरवाह हो गए थे और उन्होंने बेअंदाज तरीके से उस देर रात में, रात के अंधेरे में क्रिमिनेशन कराया। हालांकि ऊपर के आदेश के बगैर वो भी नहीं हुआ था, क्योंकि एसपी, डीएसपी और इंस्पेक्टर जैसे लोगों की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि जब तक कि ऊपर से आदेश न हो वो कानून के विरुद्ध, धर्म के विरुद्ध, मान्यता के विरुद्ध जाकर के इस तरह की हरकत करें। लेकिन ऐसा किया गया, तो आखिर कौन लोग थे? तो इसलिए एक बात और चित्राता है कि इस पूरे मामले में बड़ों पर भी गाज गिरेगी, यानी डीएम और एसडीएम देर सवेर उनका जाना तय है। वो कब आदेश होगा ये देखने की बात है, क्योंकि जितनी देरी आप करते हैं न्याय लेने में, एक्शन लेने में, उतनी देरी से आपको डैमेज होता है, उतना डैमेज होता है। और इसी का और एसडीएम की गुंडागर्दी की तस्वीरें तो पूरा देश देख रहा है। यहाँ पर किस तरह से एक महिला सांसद को गिरा दिया उसने, मेरे साथ बदसलूकी की। सवाल यही है कि आखिर कब इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल आगे बढ़ते हुए मैं फौरन आपके पास आऊंगी अभिषेक आनंद, लेकिन उसके पहले दरअसल नार्को टेस्ट को लेकर, जो पीड़ित परिवार का नार्को टेस्ट कराए जाने की भी बात कही जा रही है, उसको लेकर सवाल खड़े हुए हैं। अब दरअसल वादी और प्रतिवादी दोनों का नार्को टेस्ट होगा। 5 पुलिसकर्मियों का सस्पेंशन, कुछ पुलिसकर्मियों का भी नार्को टेस्ट, पोलोग्राफी टेस्ट की बात आई है। ये सब कुछ करने की जरूरत आखिर क्यों आन पड़ी? पीड़ित परिवार का भी नार्को टेस्ट आखिर क्यों किया जा रहा है? वो कौन सा वीडियो है जिसको आधार बनाकर बार बार बीजेपी के तमाम नेता ये दावा कर रहे हैं कि देखिए मामला तो कुछ और था, इसको कुछ और रंग देने की कोशिश की जा रही है। इन तमाम बातों को बताती हुई अब हमारी अगली ये रिपोर्ट देखिए। हाथरस केस में यूपी सरकार का बड़ा फैसला, पुलिस और पीड़ित परिवार का होगा नार्को टेस्ट। पीड़ित परिवार के नार्को टेस्ट पर उठे सवाल, पीड़ित परिवार का नार्को टेस्ट क्यों? अमूमन किसी आपराधिक गुत्थी को सुलझाने के लिए आरोपियों का नार्को टेस्ट किया जाता है,
लेकिन हाथरस केस में एसआईटी की सिफारिश पर योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लेकर सबको हैरान कर दिया। ये फैसला है कि पुलिस वालों और पीड़ित परिवार के पॉलीग्राफी और नार्को टेस्ट का। खुद पीड़िता और पीड़िता के परिवार के बयानों के वीडियो सामने आए हैं। शुरुआती वीडियो में पीड़िता ने गैंगरेप की बात नहीं कही। वारदात के 8 दिन बाद के वीडियो में गैंगरेप का आरोप है। क्या हुआ? किसने मारा है आपको? हाँ? किसने? और अच्छा, किस बात को लेकर? कोई बात नहीं, फिर अब मैं ले रही थी तो एकदम ले गया मुझे और गला दबा दिया। मेरी जबरदस्ती करने की कोशिश तो मना कर सोच के गला दबा दिया। क्या कोई रंजिश चल रही है? उस दिन जिस दिन आपकी चोट लगी है उस दिन रेप हुआ है? अच्छा, दोनों ने किया था, कोई और भी था? वो दोनों थे और बाकी सब भाग गए थे। अच्छा, बाकी सब भाग गए थे। मम्मी को देख के। अच्छा, मम्मी को देख के भाग गए थे। तो आप उस समय होश में थे? थोड़ा सा होश था। थोड़ा सा होश था। अच्छा, तो रेप हुआ आपके साथ। उसके बाद क्या किया? मेरी मम्मी ने मुंह में पानी डाला तो कुछ नहीं क्या हुआ। इसी तरह पीड़ित परिवार की तरफ से 2 तरह के बयान सामने आए। कि मैं मेरी बहन और मम्मी हम लोग चारा लेने गए थे। तो चारा मैं तो घर पे डालने गया था। मम्मी मेरी घास खोद रही थी, मेरी बहन खोद रही थी। तो मम्मी थोड़ी आगे चल के खोद रही थी और बहन थोड़ी पीछे थी। तो ठाकुर का लड़का एक संदीप नाम का मेरी बहन को गला घोट कर मारने की कोशिश कर। कि लड़की के साथ बलात्कार नहीं हुआ है। मैं आपको हमेशा से एक ही बात बोल रहा हूँ, 14 तारीख से लेके 22 तारीख को मेडिकल जांच होती है। उसके बाद जो रिपोर्ट आती है तो आप बताइए उसमें क्या मिलेगा आपको? कुछ वो भी फोरेंसिक जांच नहीं हुई थी। वो भी फोरेंसिक जांच नहीं हुई थी। दरअसल पोस्टमार्टम, मेडिकल और फोरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर पुलिस गैंगरेप के आरोपों से इनकार कर चुकी है। हालांकि पहले पुलिस प्रशासन की तरफ से कहा गया था कि पीड़िता के बयान के आधार पर गैंगरेप की धारा एफआईआर में जोड़ी गई है। मैं बताया था कि उसकी माँ और वो खेत पे काम कर रही थी, चारा काटने गई थी, तो किसी ने उसको मारने की नीयत से, गला दबा करके मारने की नीयत से उस पर हमला किया। और 14 तारीख को ही 307 और SC एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया गया। पीड़िता के बयान के आधार पर गैंग रेप की धारा उसमें 376D उसमें बढ़ाई गई और पीड़िता ने जो पहले एक अभियुक्त था उसके अलावा 3 और अभियुक्त के नाम बताए। जो विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट भी अब प्राप्त हो गई है, जिसमें यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो सैंपल एकत्रित किए गए थे उसमें किसी तरह का स्पर्म और शुक्राणु नहीं पाया गया। इन्हीं विरोधाभासी बयानों की वजह से एसआईटी ने नार्को टेस्ट की सिफारिश की थी, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि नार्को टेस्ट मर्जी के बगैर नहीं हो सकता। फिर इस आदेश का क्या होगा? हाथरस से अभिषेक आनंद के साथ आज तक ब्यूरो। नार्को टेस्ट मर्जी के बगैर हो नहीं सकता। और आपको ये भी बताते चले कि दूसरी तरफ यहाँ पर ऊंची जातियों की बड़ी पंचायत में अलग अलग तरह के निर्णय, पुलिस वालों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने वाली हैं। मीडिया अजीब सा माहौल इस वक्त देखने को मिल रहा है हाथरस में। यकीन नहीं होता कि जब एसआईटी की जांच शुरू हो चुकी है, तफ्तीश आगे बढ़ी है, उसके बाद भी इस तरह की स्थिति यहाँ पर गाँव में बन सकती है। सीधे रुक कर लेते हैं इस वक्त अभिषेक आनंद, हमारे सहयोगी, जो पल पल की जानकारी लगातार बीते कई दिनों से आप तक हाथरस मामले की जानकारी पहुंचा रहे हैं। अब अभिषेक, अगला सवाल यह है कि इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन का रुख आगे क्या रहने वाला है, क्योंकि अंदर अब जातीय वर्ग संघर्ष की स्थिति भी नहीं पैदा हो पाए, क्योंकि भारी तादाद में कल जिस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आई थी उसने बहुत सारे सवालों को जन्म दे दिया है। आगे अब इस पूरे मामले को बढ़ता हुआ आप कैसे देख रहे हैं अभिषेक? जी चित्रा, बिल्कुल इस तरह की स्थिति में जब आप पीएसी तैनाती देख रहे हैं, एक गांव की किलेबंदी हो चुकी है, वहां मीडिया नहीं जा सकती है, वहां पॉलिटिकल पार्टीज के डेलीगेशंस नहीं जा सकते हैं। उस गांव से महज 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर की दूरी पर इतना बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइज तरीके से जिस तरीके से लोगों ने मीटिंग की है, पंचायत की है, ये
सवाल उठाता है कि आखिर कानून व्यवस्था कर क्या रही है। इतनी बड़ी भीड़, कभी भी किसी भी सिचुएशन में इतनी बड़ी भीड़ को हैंडल करना पुलिस के लिए बहुत मुश्किल होता है। चिंगारी भड़कते देर नहीं लगती है। जिस तरह से कास्ट डिवाइड यहाँ पर किया जा रहा है, जिस तरह से चीजें दो ध्रुवों में बांटने की कोशिश की जा रही है, उस पर नजर रखना बहुत जरूरी है। चित्रा, बिल्कुल सही कहा आपने, उस पर नजर रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसको हैंडल कैसे किया जाएगा, क्योंकि इसके पहले जमकर अपनी फजीहत आधी रात की अंधेरगर्दी के जरिए यहाँ की पुलिस करवा चुकी है। हालांकि पुलिस वालों को सस्पेंड तो कर दिया गया है जो लोग इसके लिए जिम्मेदार थे, लेकिन बड़े बड़े जो अधिकारी हैं वो कब नपेंगे, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। शिवेंद्र, अब एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि आगे आने वाले वक्त में जांच के बाद SIT टीम के गठन हो जाने के बाद स्थिति थोड़ी नियंत्रित हो जाएगी, मामले में एक भरोसा जमेगा, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। SIT की टीम पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेकिन CBI जांच की मांग अंदर से की जा रही है। आज तीसरा दिन है, अभी 4 दिन कल से और बाकी है जब SIT की टीम अपनी रिपोर्ट तैयार करके देगी, उसके बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला जाएगा। लेकिन परिवार के भीतर एक असमंजस की स्थिति भी है और एक भरोसे की कमी भी दिखाई दे रही है। तो वो भरोसा सरकार कैसे पैदा करेगी, क्योंकि 7 दिनों की जांच के बाद परिवार अगर 8वें दिन ये कह देता है कि SIT ने जो जांच पड़ताल की है, दरअसल हमको उस पर भरोसा नहीं है, हमसे गलत तरीके से लिखवाया गया, जो कि इस पूरे मामले में लगातार हम देखते हुए चले आ रहे हैं पुलिस की लापरवाही पर, तो फिर 8वें दिन क्या होगा, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। शिवेंद्र, देखिए चित्रा, खास बात यह है कि शायद ये यूपी सरकार की पहली ऐसी SIT होगी जो अपनी रिपोर्ट टाइम पर दे दे। एक बात तो ये साफ है, क्योंकि इतना ज्यादा विपक्ष का, मीडिया का और हंगामा हो चुका है कि शायद रिपोर्ट ये टाइम पर आ जाए और इस रिपोर्ट में जो आएगा उस पूरे मामले को बिल्कुल साफ तौर पर ये तय हो जाएगा कि इसमें क्या सच्चाई थी, और उसके लिए सारा ताना बाना बुना जा चुका है। और इसमें नार्को टेस्ट की जो बात है, उसके पीछे मंशा ये है कि आखिरकार साफ निकल करके सामने आ सके कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक अधिकारियों का मानना यह है कि पीड़ित परिवार इसमें बहुत सारी बातें छिपा रहा है। सूत्रों के मुताबिक ये भी बात तय है कि जो बड़े अधिकारी जो इस पूरे लापरवाही में और गलत तरीके से क्रिमिनेशन करने में शामिल थे, उन पर भी शक है कि आखिरकार जल्दबाजी उन्होंने क्यों दिखाई। ये सब चीजें जांच में सामने आ जाएंगी और उसके खिलाफ एक्शन भी किया जाएगा। DM और SDM का जाना तय है, शायद आज देर शाम तक ये एक्शन भी हो जाए। लेकिन हकीकत ये है कि इतने लंबे समय तक जो ये पूरा बवाल विवाद हुआ, उसके बाद जो सरकार की इमेज और सरकार की छवि को धक्का लगा है, उसके लिए आखिरकार जिम्मेदार कौन है, ये भी सरकार जानने की कोशिश कर रही है। और पीड़ित परिवार जो सबसे अहम कड़ी है इस पूरे मामले में, ये महत्वपूर्ण बात आपने कही है। सरकार की छवि को जो धक्का लगा है, उससे वो खुद को बचाएगी कैसे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और यहाँ की स्थिति आगे आने वाले वक्त में और ज्यादा खराब नहीं हो, उससे कैसे निपटेगी सरकार, ये भी बड़ा सवाल है।